let's study question number 2 start करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज ठीक आ रही है? ये सब आंसर। वालेकुम सलाम। जो कल पढ़ रहे थे क्लियर हो गया ना प्लीज? चलिए पहले एक छोटा सवाल और जरा काइंडली कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 धना पेज नंबर 2। Following data is available from the production records of Flamingo Limited for the quarter ended 30th June 2011। एक नजर रिक्वायरमेंट पढ़ना इसकी। रिक्वायरमेंट के नीचे बहुत से नोट लिखे होंगे, बाद में पढ़ लेंगे। प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September 2011। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? तो जून क्वार्टर का डाटा दिया ऊपर, और आपसे नेक्स्ट क्वार्टर मीन शायद जुलाई अगस्त सितंबर का प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट मांगा। प्रोडक्शन कॉस्ट मींस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, डायरेक्ट लेबर आएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स आएंगे, उसमें वेरिएबल भी होंगे, फिक्स भी। तो सिर्फ अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लिखा हुआ है तो और क्वेश्चन साइलेंट है तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही होगी। इंशाल्लाह बात करते हैं। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आए जरा कंसंट्रेशन से डाटा। पिछले क्वार्टर का डाटा है और नेक्स्ट क्वार्टर में जाना जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी आपने सही बोला, लेकिन उसमें फिर वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आगे फिर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होकर फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बनती है। जी सर, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ सर 1,20,000 रुपीज। डायरेक्ट लेबर के सामने 4 रुपीज पर आर लिखे हुए और आगे 75,000 रुपीज लिखा हुआ। इसके आर्स निकाले जा सकते हैं कैलकुलेटर पढ़ना, ये वही वर्किंग्स है जिसने आपने पहले की हुई। कैलकुलेटर यूज कर इसके एक ब्रैकेट बनाया जरा। कितने आवर्स में ये 75,000 रुपीज की कॉस्ट इंकर हुई होगी? 75,000 बना कैसे होगा? कुछ आवर्स होंगे और मल्टीप्लाइड बाय रेट होगा, तो आवर्स निकालने आपने। 75,000 डिवाइड बाय, ठीक है, तो 18,750 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपीज पर आवर, ठीक है। देन फिर वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए और फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए। नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है द मैनेजमेंट्स प्रोजेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड। अब जून क्वार्टर का उसने डाटा दिया हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर के एंगल से कुछ प्रोजेक्शंस आपको दे रहा है। प्रोजेक्शंस मींस एस्टिमेशंस, प्रोजेक्शंस कि क्या होगा नेक्स्ट पीरियड में। प्रोजेक्टेड नंबर 1, इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय। क्या मतलब इसका? 10% का मीनिंग ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल पहले 100 यूनिट्स बन रहे थे और 110 बने, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी कॉस्ट में इन्फ्लेशन की वजह से चेंज ना भी आए, तो अगर 100 की बजाय 110 यूनिट्स बने तो ऊपर जाए सबसे ऊपर रॉ मटेरियल अकॉर्डिंगली फिर 110 यूनिट्स का होगा। डायरेक्ट लेबर के आवर्स भी अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। सारी वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाए, लेकिन क्या प्रोडक्शन के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगी? वो प्रोडक्शन के साथ नहीं, हाँ हो सकता है अगर वो इन्फ्लेशन हो, कोई रेंट है तो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। लेकिन इन्फ्लेशन अगर सॉरी प्रोडक्शन का इंक्रीज है तो सारी वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगी, और अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो सारी वेरिएबल कॉस्ट अकॉर्डिंगली। वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं किसे? जो एक्टिविटी के लेवल के साथ इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। बी पढ़े।
रिडक्शन इन लेबर आर रेट बाय, पहले रेट कितना कहता है 425% कम हो जाएगा, कितने परसेंट रह जाएगा, सॉल्व करेंगे 4 इंटू, अगर 25% करेंगे तो 1 का डिक्रीज आना है, और अगर बैलेंसिंग फिगर निकालना है तो 75% है। 25% डिक्रीज होने का मतलब है कि अगर पहले रेट 100 रुपीज था अब 75 है, ठीक है, तो ये परसेंटेज वही 100 बोल रहा हूँ, परसेंटेज 100। डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ये जो एफिशिएंसी है ये लेबर के आवर्स से लिंक्ड होती है, ठीक है, तो एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है, अगर पहले 100 आवर्स में काम होता था तो अब 104 आवर्स में एफिशिएंटली काम हो रहा है, इनएफिशिएंटली काम हो रहा है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी डिक्रीज का मतलब आवर्स ज्यादा हो जाए, ठीक है, इनवर्स होता है। then कहता है नो चेंज इन द परचेज प्राइस एंड कंजम्पशन पर यूनिट ऑफ डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल की ना तो परचेज प्राइस में कोई चेंज है और ना ही कंजम्पशन का, मतलब जो एक यूनिट को अगर बनाने में फॉर एग्जांपल 10 केजीज लगते थे तो वो 10 केजीज या 1 केजी लगते थे एक ही, असल में ऊपर जरा देखें 132 एक गिवन है, सॉरी 132 120, ये 120 बना कैसे होगा, कुछ केजीज होंगे इनसे यूनिट्स बन रहे हैं और केजीज का रेट होगा, तो कुछ केजीज होंगे, हमें नहीं वो केजीज बताया उसने, लेकिन कुछ केजीज होंगे, रॉ मटेरियल कुछ केजीज होंगे और कुछ रेट पर केजी होगा, या रॉ मटेरियल कुछ लीटर्स में अगर लग रहा है तो कुछ लीटर्स ऑफ रॉ मटेरियल होंगे और रेट पर लीटर होगा, एक्सेट्रा। लेकिन इस तरह अगर आप भी लिखेंगे जिसका मैंने भी लिखा अपने क्वेश्चन पे लिखा, केजीज इनटू रेट पर केजी, अब अगर एक यूनिट को बनाने में केजी सेम है और परचेज प्राइस भी सेम है तो क्या कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, अगर 0.1 ना होता 0.1 पड़ा, अगर तो 0.1 नहीं है तो फिर इसका मतलब जितने यूनिट्स बन रहे थे उतने ही बनेंगे और ना परचेज प्राइस में कोई चेंज है ना कंजम्पशन में चेंज है, फिर तो ये एग्जैक्टली सेम ही रहना। लेकिन 1 और ए और डी को जरा लिंक करें आपस में, नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने से टोटल केजीज बढ़ जाएंगे, पर यूनिट केजीज नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 यूनिट्स थे और 100 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स अज्यूम 10 केजीज थे और मल्टीप्लाइड बाय सपोज 5 रुपीज पर केजी थे, तब 100 की जगह 110 हो जाएगा, इंटू 10 एज इट इज रहेगा और 5 एज इट इज रहेगा, वो 10 और वो 5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यूनिट्स के बढ़ने से अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा 10% यूनिट्स का इनकम होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 ना होता 0.1 ना होता तो फिर तो शायद से डायरेक्ट मटेरियल को एक्जैक्टली सेम रहना चाहिए बिकॉज ऑफ नो चेंज इन द कंजम्पशन पर यूनिट एंड परचेज प्राइस, लेकिन उसके सेम रहने के बावजूद, डी के सेम रहने के बावजूद भी पॉइंट ए की वजह से प्रोडक्शन बढ़ने से रॉ मटेरियल कंज्यूम बढ़ जाए, ये समझ आ रहा है प्लीज, ये छोटी छोटी मैं इस तरह वर्किंग्स कर रहा हूँ, आप भी जेन में करें कंडी, यूनिट्स अगर बढ़ रहे हैं तो ज्यादा यूनिट्स का रॉ मटेरियल लगेगा उसी पर यूनिट पे जिसका पहले लगता था और 1 केजी आएगा उतने का ही, लेकिन अब हमारे ज्यादा केजीज लगेंगे, 10% ज्यादा केजीज लगने की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, हालांकि पर यूनिट सेम है, तो पर यूनिट सेम रहेगा लेकिन टोटल बढ़ जाएगा, ओके। लेकिन एक लाइन अभी और बिफोर रिक्वायरमेंट, वेरिएबल ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स, इस पे भी वापस आया जरा 70,000 एक दिया हुआ, अब 70,000 से में रख के जरा ये लाइन जरा देखें, क्या वेरिएबल ओवरहेड्स भी लेबर आवर्स की बेस में है, तो इसकी कोई ब्रैकेट बन सकती है, वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई रेट निकल सकता है, ये बनाया जरा कैसे वर्किंग हो सकती है, कितने आवर्स के फ्री ओवरहेड्स होंगे, 750 आवर्स के 70,000 अगर ओवरहेड्स हैं तो पर आर ओवरहेड्स निकल सकते हैं, कैसे ये कर रहे हैं वर्किंग कंडीशन, 70,000 डिवाइड बाय 18750, और प्लीज आई होप कि अब ये चैलेंज नहीं है, इसको राउंड अप करने जो आगे 3.73 बस करके खत्म कर, अप्रोक्सीमेटली 3.73
पर आवर क्या चाहिए 3.73 वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर इस तरह की गेम ही है प्लीज इससे पहले उतरेंगे ये भी कंप्लीट करेंगे डाटा सा जी अंडरस्टैंडिंग होगी ना डाटा सबको चलें रजिस्टर खोलें सॉल्व करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना एनी कंफ्यूजन सर ये रिमूव नहीं होगा सही जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये बिजनेस नेम लिखा सर प्रोडक्शन कॉस्ट पीरियड फॉर द क्वार्टर एंडेड September 2011 जी सर डाटा देखें बताएं क्या करें जून क्वार्टर का डाटा अवेलेबल है प्रोजेक्शंस अवेलेबल है उसी पे वर्किंग करनी है तो एक करवा दे मेरे ख्याल थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा शायद खुद ही कर लेंगे गेम वाला लॉन हो जाएगी कंसंट्रेट करेगा पहले करवा दीजिएगा फिर आराम से लिखिएगा एक एक लाइन करवाते जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कितनी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 120 क्या इसमें कुछ चेंज होगा क्या पॉइंट बी देखें लेबर रेट चेंज होने से भी तो होगा लेबर प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम होने से भी तो होगा तो आवर्स पे फर्क पड़ेगा तो ये मटेरियल है तो मल्टीप्लाइड बाय 1.1 हो सकता है 110% 132,000 लेकिन डी जरा पढ़ लीजिएगा डी कंफ्यूज ना कीजिएगा ए और डी दोनों को अप्लाई हुआ है सब डी में तो कोई चेंज नहीं है लेकिन ए में प्रोडक्शन बढ़ने से अकॉर्डिंगली कॉस्ट बढ़ रही है और 10% अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो 10% मटेरियल भी ज्यादा लगेगा पहले अगर 100 यूनिट्स पे मटेरियल लगता था तब 110 पे लगा ठीक है जी कोई कंफ्यूजन डायरेक्ट लेबर पहले 2 वर्किंग्स होनी करवानी है कैलकुलेटर उठाएगा डायरेक्ट लेबर के आवर्स में भी चेंज आना है और फिर रेट में भी तो पहले आवर्स जरा कैलकुलेटर पे लिखें जो आपने पहले लिखवाया था 18750 और फुल कंसंट्रेट करें प्लीज आराम से 18750 लिख के पॉइंट ए पढ़े कोई इफेक्ट आए पॉइंट ए अगर 100 यूनिट्स बन रहे थे और 110 यूनिट्स बनेंगे तो क्या आवर्स वही रहेंगे आवर्स अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो तो 18750 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 करेंगे सर 1.1 करें कैलकुलेटर पे करें बाद में भी लिखते हैं ये फिगर्स आ जाएंगी मतलब 1.1 करना क्या इफेक्ट लिया आपने प्रोडक्शन इंक्रीज का बी को देखें ये तब देख लेंगे बी को जब रेट में चेंज आएगा सी पे आए कंसंट्रेट करें प्रोडक्शन एफिशिएंसी कम होने से
आवर्स बढ़ेंगे, तो कितने आवर्स बढ़ेंगे, कितने परसेंट बढ़ेंगे, तो क्या मल्टीप्लाई बाय 1.04 फिर होगा, 4% और इंक्रीज करना, तो ए की वजह से 1.1 और सी की वजह से 1.04 हो जाएगा, 4% मीन्स 4%, 1.04। डी पढ़े, डी की वजह से फिर लेबर आवर्स वगैरह पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल ओवरहेड्स अकेला था बहस है। तो कैसे वर्किंग करेंगे, आज की वर्किंग करने इसके लिए स्पेस छोड़ने, यहाँ इस ब्रैकेट में करने के लिए जरा थोड़ा सा नीचे लिखना, वर्किंग से 5 लाइनें रखते जरा वर्किंग का। जी 18,750 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 प्रोडक्शन का फैक्ट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1.04, तो 21,450 आवर्स में। अब नेक्स्ट क्वार्टर में अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन काम होना चाहिए। बारह सोच लें, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर है तो। जी इन्वेस्टमेंट्स क्लियर हो गए। ये 4 आवर पर आवर अभी मल्टीप्लाई करते हैं, अभी मैंने आवर्स निकालनी है, अभी इन आवर्स को मल्टीप्लाई बाय रेट करके फिर हमने वर्किंग करनी है। तो एक सेकंड, ये बेटा एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि आप जो काम पहले फॉर एग्जांपल अगर 4% एफिशिएंसी डिक्रीज हो रही है, नहीं बेटा इस तरह नहीं, अगर आपका काम पहले 100 आवर्स में कर रहे थे और एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज हुई है, तो इसका मतलब अब आप वही काम ज्यादा टाइम में करेंगे। अगर आप 96% होते हैं तो इसका मतलब तो ये होगा हम एफिशिएंट हो गए, हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एफिशिएंट हो गए हैं, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि आप ज्यादा घंटों में कम काम करते होंगे या कम घंटों में ज्यादा काम करते हैं। अगर आपसे कहा जाए आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है, तो इसका मतलब होगा कि आप कम आवर्स में ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वाइस वर्सा बोला जाए कि एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है, तो ज्यादा टाइम में आप कम काम कर रहे हैं। वही ऐसा करें, वही काम जब पहले 100 आवर्स में हो रहा था अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो आप उसे 104 आवर्स में कर रहे होंगे, एफिशिएंसी आपकी 4% डिक्रीज हुई है। पता नहीं हो क्या होती है। ठीक है, क्लियर हो गया प्लीज। 104%। चलिए आप वाइंड अप करेंगे, 10 इसका क्या करें जो आर्स आए, 21,450 मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी 4 इंटू लिखना है और 3 लिखना है, 4 इंटू 75%। बी पार्ट, बी पॉइंट, इधर से बात, इधर से, अभी तो क्लास शुरू हुई है, अभी टाइम देखना शुरू करो। 21,450 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिवन रेट था, मैंने उसे 75% करके आपके सामने वर्किंग की है। ऑब्वियसली 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट इज द लेबर कॉस्ट, 6 फॉर 350। चले आगे, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग सोच के कर दें। लेबर आवर्स के साथ इसका भी लिंक है, तो जितने घंटे एम्प्लॉइज काम करेंगे, क्या रिवाइज सिचुएशन में उतने ही आवर्स की कॉस्ट पड़ेगी, वेरिएबल ओवरहेड्स भी उतने ही आवर्स के होंगे। क्या लिखूं, तो दोबारा वर्किंग करूं या 21,450 दोबारा उठाया जा सकता है, वही आवर्स है, अब उन आवर्स में हमने ओवरहेड्स की कॉस्ट लेनी है, मल्टीप्लाइड में बताएं जी 3.73 एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा। बी पॉइंट पढ़े जरा, अगर लेबर रेट डिक्रीज हुआ है तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल भी तो डिक्रीज हो गया होगा, तो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और जरूरी भी नहीं है। नहीं, नीचे तो वैसे ही याद दहानी के लिए चीजें लिखी हुई, हमें कोई इन्फॉर्मेशन है कि वेरिएबल ओवरहेड के रेट में भी कोई चेंज है, तो क्या करूं, आर्स रिवाइज क्यों लिए, 0.1 और 0.3 की वजह से आर्स में चेंज आना, लेकिन वेरिएबल ओवरहेड के रेट की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से 3.73 एज इट इज ले रहा हूं।
क्या इसमें भी वैसे चेंज आ सकता है? अगर इंफॉर्मेशन हो तो इसमें भी अकॉर्डिंगली चेंज ले लेते हैं। तो मैंने ये एज इट इज जो पहला रेट था एज इट इज ले लिया। वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट कांस्टेंट रहता है, हमारी बेसिक असम्पशन ऐसी है, लेकिन उसका टोटल वेरी करता है। और फिक्स ओवरहेड्स के एंगल से बोलता था, इसका टोटल सेम रहता है और यूनिट इन्वर्सली वेरी करता है। ऑब्वियसली अगर इंफॉर्मेशन हो तो एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। एनी कंफ्यूजन? आंसर बता दो। 80009। जी सर, आखिरी आपने लिखा। फिक्स्ड ओवरहेड्स 45,000 तो गिवन है यार, ए की वजह से चेंज आएगा। प्रोडक्शन के इंक्रीज डिक्रीज होने से टोटल पे चेंज नहीं आएगा। बी, सी, डी, तो एज इट इज हम क्यों लिख रहे हैं? फिक्स्ड है। हाँ डेफिनेटली अगर इन्फॉर्मेशन होती कि इसमें कोई इन्फ्लेशन का फैक्टर वो एक अलग इशू है, लेकिन प्रोडक्शन के चेंज होने से फिक्स्ड ओवरहेड चेंज नहीं होंगे, टोटल रिमेन सेम। ओके ओके सर, बस इसका टोटल करना है। नहीं बेटा, प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट करनी है तो पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करना है, फिर उससे नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। ये अलग अलग वर्किंग्स करनी पड़ेगी, कंबाइन नहीं कर सकेंगे क्योंकि लेबर के लिए अलग परसेंटेजेस हो सकती हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स के लिए अलग है। तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 1.1 नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जरा इसका सम देखें जरा, जून क्वार्टर का सम क्या था? एक मिनट छोड़ दें, बाद में लिख लीजिए। इसका जरा अगर सम किया है 120 प्लस 25, ये जो जून क्वार्टर की टू फिगर्स हैं इसका जरा सम कर दें। तो इस 310 को इंटू 1.1 कर लें, 1.04 कर लें। तो अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स ने तो चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट ने, फिक्स ने तो सेम रहना है। और फिर लेबर पे इम्पैक्ट तो उसकी लेबर कॉस्ट का भी आना है, जो मटेरियल पे नहीं आना, और वेरिएबल ओवरहेड्स पे नहीं आना। तो अलग अलग आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। ओके चलिए इसका टोटल करना है। T21 T59, वही मसला तो नहीं आ गया सर? 60 तो नहीं आ गया किसी का? आने दे जी, कोई कंफ्यूजन रहेगी हो जी प्लीज। चलो सर, ये दो क्वेश्चन हमने किए हैं कल से लेकर आज तक, ये तो सिर्फ शायद आपको कुछ बातें याद दिलाने के लिए थी। इसके नीचे नोट लिखे मतलब एक मिनट पढ़, बातें हो तो गई हैं वो सारी, पढ़ के देखें जरा याद आती। एक्सप्लेन करने वाली चीज से नहीं, वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से एक दो एग्जांपल्स जरा ज़हन में रहे तो याद आ जाता है कि वेरी करेंगे। नहीं बेटा, बुक अब तक आएगी इंशाल्लाह, बुक आपको डिस्पैच मेरा ख्याल है इस वीक में होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये चंद दिन जरा इनको संभालना, बाद में ये चैप्टर भी इस बुक में होगा। जी सर, पेज नंबर 3 पे आता है सर। जी सर, सबसे पहले अब इस चैप्टर में हमने बजटिंग के जो मेन चीज डिस्कस करनी दैट इज कैश बजट। पेन हाथ में रखें, कुछ इनिशियल चीजें जरा पढ़ें। कैश बजट सर जी सिंपली मतलब होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कभी लफ्ज सुना आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट? कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सोची जाए तो डायरेक्ट मेथड भी है और इनडायरेक्ट मेथड भी है, और उसके अपने रूल्स हैं। यहाँ वो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड उस तरह से नहीं है, यहाँ सिंपली ये है कि कैश का लेजर जरा ध्यान में लाएं। कैश का लेजर को चार मेन चीजें अगर मैं से सुनना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, रिसीट्स ऑफ कैश, पेमेंट्स ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ ये भी हो सकता है कि कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो, फिर बैंक का लेजर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक,
receipts in bank, payments from bank, closing balance। और इन्हीं को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो कैश एंड बैंक का कंबाइंड लेजर भी सोचा जा सकता है। हाँ, बैंक का सोचें तो कभी कभी उसका ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता था, rather than डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंसेस हो सकते हैं। तो इस डिस्कशन को जहन में रखने का आसान सा तरीका ये है कि आपने कैश और बैंक का लेजर जहन में बनाना और उसका फॉर्मेट स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना। मीन्स उसे स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, एक हेडिंग आ जाएगी रिसीट्स, उसमें फिर जहां जहां से रिसीट्स हुई वो हम लिस्ट डाउन कर देंगे, फिर पेमेंट्स की हेडिंग में पेमेंट्स लिस्ट डाउन कर देंगे, और इंशाल्लाह ओपनिंग बैलेंस प्लस रिसीट्स माइनस क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस नहीं ओपनिंग बैलेंस सॉरी प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग रिसीट्स पेमेंट्स और इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से फॉर्मेट बना हुआ पढ़ कर देखो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, रिसीट्स, पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, लेकिन इसको बनाने से पहले कुछ जरा पुरानी बातें और जरा सही रिवाइज करनी है, और बचपन प्लीज सही रिकॉल कर लीजिएगा। क्या इस कैश बजट में डेप्रिसिएशन भी आएगी? नॉन कैश ट्रांजैक्शन इसका कोई काम नहीं है, और ये कोई इनडायरेक्ट मेथड से नहीं हो रहा, हमें कोई एड लेस भी नहीं करना, सिंपली नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इग्नोर हो जाए, सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड है, सिर्फ वही लेना जो लेना। वरना अगर प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, कुछ ना कुछ जेहन में आ रहा है, मैं चले वगैरह करना पड़ता था, तो वो कोई बहस नहीं है। जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं ओपनिंग क्लोजिंग बस वो हमने ढूंढना। लेकिन समटाइम्स क्या हो सकता है, 4 पॉइंट्स लिखे हैं पेन पकड़े हाथ में, और कुछ फॉर्म इनको जरा एक एक करके सोचा जाए। अगर आपसे कहा जाए कि चीजें परचेज हुई हैं, 1 लाख रुपीस की गुड्स परचेज हुई हैं, तो क्या ये कुछ जरूरी है कि 1 लाख रुपीस की पेमेंट भी हो गई है? लेकिन क्या हो भी सकता है? क्रेडिटर्स का लेजर देना बनाना, अगर ओपनिंग क्रेडिटर्स क्लोजिंग क्रेडिटर्स ना हो तो जितनी अमाउंट हमने गुड्स की परचेज की होगी उतनी पेमेंट भी होगी। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन कर रहे हैं और हमें परचेजेस की अमाउंट 1 लाख रुपीस गिवन, हमने पूरा क्वेश्चन सर्च कर लिया, हमें कोई पेएबल्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो या तो वो कैश परचेज ही होगी, या अगर क्रेडिट परचेज हुई भी होगी तो ड्यूरिंग द पीरियड उसकी पेमेंट भी हो गई। लेकिन क्या ये परचेजेस की अमाउंट और पेमेंट की अमाउंट में डिफरेंस भी हो सकता है? अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सॉर्ट ऑफ लेजर बना लेंगे हम, परचेजेस लिख के पेमेंट ढूंढ लेंगे। हमारा कैश फ्लो में काम क्या है, रिसीट्स और पेमेंट्स ढूंढना। लेकिन अगर हमें क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ना मिले तो फिर हम विदाउट एनी वर्किंग सेफ्टी ये कह सकते हैं कि जितने रुपीस की गुड्स परचेज हुई हैं उतनी ही की पेमेंट भी हो गई होगी। तो इसका जरा आंसर नीचे पढ़े, परचेज इक्वल टू पेमेंट, यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है। यस आंसर कब होगा, इफ नो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ, एक चीज और भी हो सकती है, चलो ये भी सोच लो, लेकिन अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ क्रेडिटर्स सेम ही हो, अगर फॉर एग्जांपल लेजर बनाया जरा जेन में ओपनिंग क्रेडिटर्स का, ओपनिंग क्रेडिटर्स 50,000 है और क्लोजिंग भी 50 है, तो या तो ना हो, दोनों ना हो, और अगर हो तो इक्वल हो, तो कौन कौन से फिगर सेम हो जाएगी? ये देख लीजिएगा। वैसे अगर आप बुलाना चाहें तो 4 कम से कम चीजें इन लेजर्स में जरा रिवाइज कर ही लें, मेरे ख्याल बना लेंगे रजिस्टर, हर लेजर की 4 मेन चीजें। Credit is brought down, purchases, closing, payment, आ जाएगी सर। तो अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों ना हो, या अगर हो तो दोनों सेम हो, तो जितने रुपीस की परचेज हुई होगी, ये समझ आ रहा है? तो इन पॉइंट्स का मीनिंग ये है कि जब हम क्वेश्चन का डाटा सर्च कर रहे हैं और परचेजेस मिल जाए, हमें पेमेंट चाहिए हो, तो हम क्रेडिटर्स ढूंढेंगे, और अगर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर जितनी रुपए की चीजें खरीदी होंगी उतने ही पैसे दे भी दिए होंगे, आइदर बाय मेकिंग कैश परचेज, या अगर क्रेडिट परचेज थी भी और क्रेडिटर्स नहीं बचे तो ड्यूरिंग द ईयर पे उसकी भी पेमेंट हो गई होगी। सिमिलरली अगर ये बात समझ आ गई है तो सेकंड पॉइंट
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जरा ज़हन रख के पहला थोड़ा सा सेंटेंस पढ़े, परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन, रॉ मटेरियल अकाउंट ज़हन में लाएं, मटेरियल अकाउंट, इसकी मेन 4 चीजें बोलो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल और क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अब अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं है या इक्वल है तो फिर जो परचेज किया होगा वही इस्तेमाल भी हो गया होगा, कंज्यूम भी हो गया होगा। मैंने वो एंट्रीज वाले रेफरेंस नहीं लिखे, परचेज कंज्यूम करके लिखा, वरना शायद वर्किंग प्रोसेस वगैरह होता है। डन है सर। और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिर स्टॉक का लेजर कैसे बनेगा अगर ट्रेडिंग बिजनेस है? अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है फिर तो मटेरियल अलग होगा, वर्क इन प्रोसेस का लेजर अलग होगा, फिनिश गुड्स का अलग होगा। अगर लेकिन अगर स्टॉक का लेजर बना रहा हूँ ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से, तो जो आपने खरीदा होगा वो आपने बेचा होगा, तो स्टॉक का लेजर जरा रखें ट्रेडिंग बिजनेस के एंगल से, ब्रॉट डाउन होगा, परचेजेस होंगी, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल होगा और क्लोजिंग होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स की जरा कैलकुलेशन ही ज़हन में लाएं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं, तो उसी को लेजर फॉर्म में लिखा। ओके है ना सर? देन जरा डेटर्स के एंगल से थर्ड पॉइंट पढ़ा, क्या सेल और रिसीट में डिफरेंस हो सकता है? सेल का मतलब इनकम, रिसीट का मतलब कैश का आना, तो क्या सेल की अमाउंट और रिसीट की अमाउंट सेम हो सकती है? कैश सेल हो या जितनी सेल की है उसके पैसे मिल भी गए हो डेटर से, तो डेटर लेजर बना लें। ठीक ठाक इंटरेस्टिंग काम हो जाना सर, ये बेसिक्स क्लियर रखें। ये बहुत कुछ हो सकता है लेकिन 4 चीजें में मतलब 4 ज़हन में रखना, बाकी जो आएगा इंशाल्लाह। सिर्फ डिस्काउंट नहीं, गेम ऑन है, सेल रिटर्न सब कुछ है, चेक डिसऑनर नहीं, कम से कम लेकिन 4 ज़हन में रखें, बाकी फिर जो मिलेगा इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे। लेकिन साइट्स कम से कम सही करें। अगर हमें क्वेश्चन में सेल्स मिले और डेटर्स ना मिले तो फिर यही कैश फ्लो, लेकिन अगर मिल जाए तो अकॉर्डिंगली वर्किंग करें। और लास्ट पॉइंट है, एक्सपेंसेस के एंगल से भी जरा 2 लेजर्स बनाए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस बनाए, खुद बनाए। इसमें सोचा जरा किस तरह फिगर्स आती हैं, क्या क्या चीज आती है डेबिट क्रेडिट साइड, ब्रॉट डाउन क्रेडिट डाउन के साथ साथ। जी कंबाइंड भी बन सकता है, इंडिविजुअली देख लें, फिर कंबाइंड भी बनाना पड़ सकता है, फिर वो भी आपसे पूछ लेता हूँ कंबाइंड कब बनाना पड़ता है। अगर कोई एक्सपेंस प्री पेड पे हुआ है तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और एक्सपेंस फिर एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। ये कंसंट्रेट कीजिएगा इस पर, जरा सही रिवाइज कर लीजिएगा। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट अकाउंट है, पेमेंट करने से एसेट बढ़ेगा, डेबिट होगा, और बेनिफिट मिल जाने से एसेट कम होकर एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। एक्रूड एक्सपेंसेस में एक्सपेंस किधर आएगा? एक्सपेंस तो डेबिट नहीं होता, एक्सपेंस डेबिट होगा लेकिन ये लायबिलिटी का लेजर है, तो अगर एक्सपेंस अक्रू है तो एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, और फिर पेमेंट जब करेंगे तो लायबिलिटी कम होगी, तो एक्सपेंस अपने लेजर में डेबिट होगा ना, तो ये तो लायबिलिटी का लेजर, और पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी कम होगी डेबिट होके, कैश क्रेडिट होगा कैश के लेजर के एंगल से। तो इनमें से ये जो 2 लेजर्स हमने बनाए, कौन सी फिगर्स हैं जो कैश फ्लो में कैश बजट में आनी है? ये जो कैश एक्सपेंसेस मिल जाए तो फिर हमें पेबल्स प्रीपेड्स की तलाश होगी, और उन फिगर्स को फिर ढूंढ के फिर हम अपनी पेमेंट की फिगर निकाल सकते हैं।
बहरहाल ये भी रिवाइज करना, समटाइम्स कंबाइंड लेजर बनाना पड़ता है। कब बनाना पड़ता है वैसे? अब जब ब्रेकअप्स ना हो पेमेंट्स के या एक्सपेंसेस के, तो फिर इन सब फिगर्स को इकट्ठा करके भी बैलेंसिंग फिगर निकाली जा सकती है। बना लें प्रीपेड एंड अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का कंबाइंड लेजर, पेबल्स प्रीपेड का। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर रहे हैं जी प्लीज। जी बेटा डेबिट क्रेडिट है ही ये सर, एक्सपेंस डेबिट होगा, उसका सेकंड इफेक्ट फिर क्रेडिट ही होगा। क्या हमेशा ऐसे ही होगा सर? लग ऐसे ही रहा यार। प्रीपेड और पेबल्स कंबाइन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव नेचर। इकट्ठा इसलिए बन सकता है क्योंकि लेजर प्रीपेड का हो या पेबल का हो, एक्सपेंस किधर आना है? राइट साइड पे, तो इंडिविजुअली हमने लिखा था, देख लीजिएगा प्लीज, सही याद आ रहा है कि नहीं? और पेमेंट दोनों लेजर्स जो भी हैं उनकी कंबाइंड पेमेंट डेबिट साइड पे आ सकती है। तो बेटा कैश क्रेडिट होना है तो कैश अपने लेजर में क्रेडिट होना है। अक्रूवल बेसिस पे पेमेंट की एंट्री बोलना सारे। अक्रूवल बेसिस पे अगर पेमेंट हो गई है तो डबल एंट्री क्या होगी? पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो पेबल के लेजर में प्लीज बेटा डेबिट साइड पे अमाउंट आएगी, कैश क्रेडिट हो रहा है वो अपने लेजर में आएगा। ये ना कंडीशन करेंगे ये, ठीक है प्लीज? एनी अदर बार कंफ्यूजन? अब पढ़ लें जरा चारों पॉइंट्स से बारह, देखिए 4 पॉइंट्स ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर हो गए? जी मिस्टर उसामा रहमान। ओके जी प्लीज रजिस्टर को लीजिए। जो क्वेश्चन हमने करने इसमें समटाइम कुछ इनकम ऑर्डिनेंस की चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो हेडिंग लिखा जरा, ये जो नेक्स्ट नीचे लिखा उसका देख पढ़ना नहीं है आपने, रजिस्टर कॉलम कुछ एंट्री जरा मुझसे बनवानी मेरे साथ बनानी है। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में जिस प्रोविजन के हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़नी लॉ की, वो जरा एक लाइन भी प्रोविजन के लॉ लिखना जरा, ये बल्कि ये वाली लाइन जरा नोट से पढ़ना। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंट्रीज लिख लेते हैं अभी, आप जरा एक फर्स्ट लाइन जो इसकी हेडिंग में लिखा है अब नोट्स पर पेज नंबर 3 पर मिलेगा मिड में। ये इस वक्त सेल्स टैक्स की बात नहीं हो रही, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की प्लीज बात हो रही है, तो अलग-अलग डिस्टिंग्विश रखिएगा। एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एलिजिबल पर्सन is required to deduct 3.5% tax at source while making payment to हर पर्सन की। अब ये वाली जो प्रोविजन है ये इस तरह से आपके सिलेबस में भी नहीं थी पहले, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है टैक्स के सिलेबस में, ये फाइनल में है, लेकिन इसका नॉलेज आपको इस वक्त होना चाहिए। ये है कि जिसने भी पेमेंट करनी है, जिसने पेमेंट करनी है उसने अगर 100 रुपीज देने थे तो 3.5 रुपीज काट के वो गवर्नमेंट को देगा और बाकी जो 96.5 रुपीज है वो सप्लायर को देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को 100 रुपीज देने हैं तो आपने क्या करना है, 96.5 रुपीज सप्लायर को पे करने हैं और बाकी पैसे उसके ब्याज पे, किसके ब्याज पे? सप्लायर के, उसी के, लेकिन वो उसको देने की बजाय गवर्नमेंट को देना।
तो गवर्नमेंट उन पैसों को उसका एडवांस टैक्स ट्रीट करेगी। हमने किसको देना है? हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं। और ये पैसे हैं किसके? 100 रुपीज हमने देने थे, लेकिन 100 रुपीज का एक ब्रेकअप होगा अगर 3.5% टैक्स की अमाउंट है। 96.5% हम सप्लायर को पे करेंगे और बैलेंसिंग फिगर हमने गवर्नमेंट को पे करनी है। ठीक है, तो है किसकी? तो इस प्रोविजन को फिर अप्लाई कैसे करेंगे? अब आइए इसकी एंट्रीज करते हैं। एक सेलर समझ लो, लेफ्ट और राइट साइड पे लिखते हैं पेज पे। एक सेलर है, एक बायर है। गुड्स सेल हुई है, सेलर बताएं कि एंट्री करेगा। डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 2 लाख रुपीस की फिगर लिखें। जी सर जी, जो भी होगा जिसने सप्लायर को पेमेंट करनी है वो पेमेंट करते हुए टैक्स काटेगा। जी अब बायर बने, एक सेकंड के लिए। बायर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, पेएबल क्रेडिटर, डेटर की जगह रिसीवेबल। अब इसमें सबसे पहले बताएं सप्लायर कौन है? सेलर ही सप्लायर है, और सप्लायर को पेमेंट करनी किसने है? पेमेंट करनी है। तो बायर ने सेलर मीन सप्लायर को पेमेंट करनी, तो ये तो हो गई सेल। अब नेक्स्ट एंट्रीज देखूंगा, पहले ये अपने समझ के करवा देनी है प्लीज। पेमेंट किसने करनी है? बायर की तरफ आएगा। बायर जब पेमेंट करेगा तो कैलकुलेटर पकड़ना, तो कैश सप्लायर को पे कितना करेगा? 2 लाख रुपीस, उसी को 3.5%, तो मल्टीप्लाइड बाय 96.5% ही हो जाएगा ना बैलेंस शीट। तो 2 लाख रुपए का 96.5%, 193,000। ये किसका कैश क्रेडिट हो रहा है? बायर का। किसको मिलेगा? तो सेलर इसी कैश को डेबिट करेगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर? अब बायर पे वापस आ जाए। क्या 193,000 दे के बायर की लायबिलिटी टुवर्ड्स सेलर खत्म हो जाएगी? यस सर। 193,000 दे के बायर की लायबिलिटी टुवर्ड्स सेलर सारी खत्म हो जाएगी, लेकिन लायबिलिटी थी कितनी? तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा 2 लाख से। जो बाकी बचेगा, बाकी सॉल्व कर 7,000, वो अब बायर ने सेलर के बिहाफ पे किसको पे करना है? तो अगर तो गवर्नमेंट को इसी वक्त उसने दे दिया होगा तो फर्दर कैश क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन ये होती है कि टैक्स काट लिया जाता है और उसके फिर लॉ में टाइम पीरियड 7 डेज या 21 डेज डिफाइंड है, तो उस टाइम पीरियड में फिर पैसे देने होते हैं। मीन्स उसे 7,000 के अगेंस्ट फिलहाल जब उसने पेमेंट कर दी और पैसे उसने काट दिए, एक बायर की लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट बन जाएगी। तो ये जो कटा मैंने 7,000, इसके अगेंस्ट होगा पेएबल टू, या बल्कि पेएबल टू गवर्नमेंट की जगह इससे कर लेते हैं पेएबल टू गवर्नमेंट। पेएबल टू गवर्नमेंट किसने किसके पैसे किसको देने? बायर ने सेलर के पैसे अब गवर्नमेंट को देने। तो 2 लाख की लायबिलिटी कैसे सेटल हुई? 193,000 अब उसने सेलर को पे कर दिया और बाकी उसने उसके भी आपके गवर्नमेंट को दिया। अब उधर आए जरा, उस तरफ एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट हुआ, क्या ये कैश लेके रिसीवेबल फ्रॉम बायर खत्म हो जाएगा? रिसीवेबल फ्रॉम बायर पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जो 7,000 है वो फिर गवर्नमेंट से रिसीवेबल है। तो ये एडवांस टैक्स है, जैसा से कहना रिसीवेबल, रिफंडेबल, एडजस्टेबल फ्रॉम गवर्नमेंट। तो एडवांस टैक्स है किसका? असल में ये एडवांस टैक्स में क्या कह रहा हूँ, जो भी पर्सन है, कंपनी है, उसने साल के एंड में इसमें टैक्स देना होता है।
पूरे साल के एंड में प्रॉफिट या लॉस की बेस पे कंपनीज हैं, बिजनेसेस हैं, उसने हमने प्रॉफिट की बेस पे टैक्स देना था, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर डिफरेंट जगहों पे टैक्स कटता रहता है। वो जो टैक्स कटता रहता है पूरे साल कटता रहेगा, वो एडवांस टैक्स कंसिडर होगा। साल के एंड में प्रॉफिट की बेस पे सेल्स टैक्स पेएबल कैलकुलेट होगा, कर रहे हैं मत। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स टैक्स पेएबल पूरे साल का 10 लाख बना और ऑलरेडी 5 लाख पहले दे चुके थे आप, कट चुका था आपका, एडवांस में चला गया था, तो एंड में फिर 10 लाख में से 5 लाख लेस करके रिमेनिंग पेएबल होता है। तो सेल्स टैक्स पेएबल वैसे बनना कब है? पीरियड एंड पे। ड्यूरिंग द ईयर जितना टैक्स डिडक्ट हो जाता है, वो जिसका डिडक्ट हो उसके लिए एडवांस टैक्स, उसका एडवांस टैक्स होता है, और ये एडवांस टैक्स फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी में से नेट ऑफ करके बैलेंसिंग फिगर पे करनी होती है। किसका टैक्स है, किसने कटा और किसको दिया? टैक्स सेलर का है, जो बायर ने काट के गवर्नमेंट को दिया है। असल में प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उसका टैक्स देने का रिवाज नहीं है, तो गवर्नमेंट ने भी फिर ऐसी प्रोविजन बनाई हुई है कि कुछ ना कुछ टैक्स साथ ही कट जाए, फिर कम से कम कुछ तो मिल जाए। एंड में तो हो सकता है यही कहते हैं कि प्रॉफिट की जगह लॉस आए, तो कुछ ना कुछ पहले ही कट के गवर्नमेंट को पहुंच जाए, ठीक है, और वही अपनी एडजस्टमेंट ले सके जो टैक्स पेबल दिखाएगा, ठीक है। बहरहाल कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया, लिख लेते एंट्रीज पर काइंडली इसी तरह लिखिएगा जिस तरह पहले मैंने एक एक करके, जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक एक हेड इधर उधर बनाना। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात सारी समझ आ गई। ये अमाउंट इमीडिएट गवर्नमेंट को पे नहीं करेगी? नहीं, इसमें फिर लॉ ने डिफाइन किया हुआ कि साथ चाहे ना दें, विद इन 7 डेज, और कहीं कहीं फिर विद इन 21 डेज डिसाइड होगा। अगर इसी दिन दे देंगे तो कैश पूरा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब लेकिन कैश पूरा जो क्रेडिट होगा उसमें 193,000 सेलर को जाएगा और 7,000 गवर्नमेंट को चला जाएगा। नॉर्मल प्रैक्टिस ये कि साथ ही नहीं जाता, कुछ दिन बाद जब पे करेंगे आप फिर पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होगा, जाना इसने है। अगर अभी चला गया तो कैश भी क्रेडिट हो जाता है, हो सकता है, लेकिन वो नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं। नोट करिए, कैश बजट बनाते हुए ये एंट्री इसकी इंपॉर्टेंट है। नहीं, अब फॉर एग्जांपल अगर आप सेलर के एंगल से कोई कैश बजट बना रहे होंगे तो आप सेल्स से इंटरेस्टेड नहीं है, आप कैश से इंटरेस्टेड है, और कैश आपको नेट ऑफ टैक्स मिलेगा, 193 मिलेगा। और अगर आप बायर हैं, आप किसी बायर का बजट बना रहे हैं तो उसकी पेमेंट्स में आप नेट ऑफ टैक्स सप्लायर की पेमेंट प्रेजेंट करेंगे। नेट ऑफ टैक्स समझ आ रहा है? ग्रॉस अमाउंट नहीं होगी, नेट करके जो 96.5% अमाउंट होगी वो कैश डेबिट और क्रेडिट रिस्पेक्टिवली हो रहा होगा। अगर सेलर के एंगल से कोई रिसीट्स निकाल रहे हैं तो नेट ऑफ टैक्स रिसीट होगी, और अगर बायर के एंगल से कोई पेमेंट निकाल रहे हैं तो वो भी नेट ऑफ टैक्स पेमेंट। सही है, समझ आ रही? अब ये कोई जरूरी नहीं कि रेट उसने 3.5% ही बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर रेट 5% हो तो 95% नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा, 2% हो तो नेट ऑफ टैक्स हमें एडजस्टमेंट करनी है। समझ आ गई? एक छोटी चीज और कंप्लीट करना, 1 घंटा तो बहुत थोड़ा सा ही होता है, आपको भी लगता है? मुझे लग रहा है पेज नंबर 3 पे आने से थोड़ा है तो इंशाल्लाह कुछ करते हैं, मैंने ऐसी बात थोड़ी ये पेज नंबर 3 के एंड पे आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए, करते हैं। एक छोटा सा पॉइंट एंड वाला पहले पढ़ना है, जरा लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक। जी सर, एक 2-3 लाइंस लिखी हुई है, जरा साथ साथ मेरे वहीं से पढ़ना। अब पेज नंबर 3 के एंड पे है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। सेल्स सपोज बेटा 1 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका? अगर ना पता हो तो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वही फार्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स, बाय डिफॉल्ट ये मार्जिन ही होता है, तो 25% ऑफ सेल। अगर ना पता तो ये हमेशा ऑफ सेल ही है, मार्जिन ही है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल ही है। हाँ पता हो तो ये कॉस्ट की बेस पे भी हो जाता है, प्लीज सर जी मार्कअप फर्क पड़ता है, फिर 100 चेंज हो जाता है। ना पता हो तो सेल इज 100,
25 is gross profit and what is 75? Cost of sale, पूरी cost of sale. जज्बाती नहीं हो. Gross profit अगर है तो absorption costing है. Sale less cost of sale is equal to gross profit. आ रही गेम, आ रही इधर ही आ रही आने वाली. क्योंकि gross profit is the difference between sale and cost of sale. तो अगर sale 100 है, gross profit 25% है, तो 75% is cost of sale. Yes. नेक्स्ट लाइन लिखिए स्टॉक इज मेंटेन्ड एट, जो इस वक्त बात करनी है वो जरा गौर से सुनिएगा. लास्ट क्वेश्चन में इसी तरह समटाइम्स आप देखेंगे स्टेटमेंट्स आ रही होंगी बार बार. स्टॉक इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल्स. अब बेटा अगर सेल 1 लाख रुपए है और ये सेंटेंस लिखा हुआ है स्टॉक इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल, तो सीधी सी बात है 1 लाख इंटू 10% 10,000 बन जाएगा सर. लेकिन अगर हम सेल्स की बेस पे 10% कर रहे हैं तो प्रॉब्लम ये है कि सेल्स की अमाउंट में क्या प्रॉफिट होता है? सेल्स जो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की अमाउंट होती है. तो मैंने अगर उससे 10% मल्टीप्लाई किया तो 10,000 अमाउंट तो आ गई है, लेकिन क्या ये सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक है? अगर मैंने सेल्स से रेट मल्टीप्लाई किया है तो ये स्टॉक 10% आ तो गया है, लेकिन ये स्टॉक की सेलिंग प्राइस आई है 10% मल्टीप्लाई करके. लेकिन क्या स्टॉक कॉस्ट पे होता है या सेल प्राइस पे होता है? लिखा उसने वही हुआ, जो लिखा वही लिखा हुआ. सेंटेंस लिखा हुआ है स्टॉक इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल्स. अब अगर हम सेल्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो गलत नहीं है, 10,000 रुपए की अमाउंट आ गई है, लेकिन इस 10,000 रुपए की अमाउंट में प्रॉब्लम क्या है? ये स्टॉक की सेल प्राइस है. तो चीजें सेल प्राइस पे तब जाती हैं जब वो बिक जाए. अगर वो आपके पास पड़ी हो तो वो हमेशा कॉस्ट पे होगी. तो अब ये अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ से ऑनवर्ड्स फिर हम इस 10,000 सेल प्राइस ऑफ स्टॉक को कॉस्ट में कन्वर्ट किया करेंगे, चाहे क्वेश्चन में ना भी लिखा हो. ऐसे क्यों कह रहा हूँ? सेंटेंस वही है, सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ जो मैंने कहा, ये सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ. स्टॉक इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ द सेल्स, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन जो अमाउंट आएगी ये सेल प्राइस ऑफ स्टॉक आएगी. हालांकि हमें पता है कि स्टॉक अगर पड़ा है तो उसे सेल प्राइस की बजाय कॉस्ट पे होना चाहिए. ये हम सबको अंडरस्टूड पता है. तो एक काम फिर और क्या करेंगे, कैलकुलेटर होगा 10% तो 10,000 आ गए. अब ये 10,000 की सेल प्राइस ऑफ स्टॉक को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करें? अब 25% ढूंढे इंटू 75% करके, फिर 7500 इज द अमाउंट ऑफ स्टॉक जो हमें मेंटेन करना होगा. मैं अपनी बात कल दोबारा यहीं से शुरू कर लूंगा, तो टाइम खत्म हो गया. बात मैंने क्या किया, मतलब ये लास्ट कि हमें अगर सेंटेंस लिख के बताया गया है कि सेल्स का 10% या 15%, 50%, तो वो सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक आएगी. और स्टॉक क्योंकि मैयर होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर भी याद है, और वो एक्सेप्शन है कि अगर एनआर भी कम हो, वरना बाय डिफॉल्ट स्टॉक कॉस्ट पे मैयर होगा. और कॉस्ट पे कन्वर्ट करने के लिए फिर हम मार्कअप या मार्जिन यूज करके सेल प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट. ठीक है, घर के लिए भी होमवर्क नहीं है, बस इसको एक नजर रिवाइज कर लीजिएगा. कल से इंशाल्लाह कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ हमने जाना. कोई कंफ्यूजन तो नहीं लेके जा रहा जाने स्टूडेंट्स? तो थोड़ा सा अगर काइंडली मैं नीचे भी कर देता हूँ, आप लोगों को तो जल्दी भेज दें, तो 10 मिनट तो हमारे वैसे वेस्ट हो रहे हैं, तो पहले टाइम हमारे पास सफिशिएंट है. तो हाँ जी, आप भी कोशिश करें जरा टाइम पे क्लास में आ रहे हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़. मुझे पता है कि आपका दिल नहीं कर रहा उठने